हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, है ना। निषेचन अर्थात मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न, है ना। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न के फलस्वरूप जाइगोट बनने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब कहाँ पर होता है ह्यूमंस में, ये कहाँ पर होता है? ओविडक्ट में। हम यहाँ पर पढ़े थे मादा जननांग, इस तरह से देखिए तो ये दोनों तरफ ओविडक्ट थी और यहाँ ये 3 भागों में बटा होता था, है ना। एम्पुला, स्थमस और यहाँ पर है फिम्बरी, है ना। तो एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पर यानी उनके जोड़ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। यहाँ से वेजाइना के थ्रू स्पर्म्स जो हैं इस तरह से पहुँचते हैं, वेजाइना के थ्रू ओविडक्ट तक पहुँचते हैं और यहाँ पर स्थमस के माने एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पर, है ना, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। लेकिन स्थमस का जो ट्यूब है अंदर से बहुत ही सकरा होता है। यदि कभी ये क्वेश्चन में यदि ये ऑप्शन पूछा जाता है कि एम्पुला और स्थमस का जंक्शन और एम्पुला दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको एम्पुला लिखना होगा, है ना, क्योंकि एम्पुला का कैविटी जो है वो थोड़ा चौड़ा होता है और स्थमस की कैविटी जो है वो थोड़ी सकरी होती है। तो कहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ हो रही है? एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पर होती है ना। तो अब इसके लिए फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए क्या हो, मेल और फीमेल गैमेट का पास आना ज़रूरी है। तो मेल और फीमेल गैमेट के पास आने के लिए ओवरी की जो यहाँ पर ओवरी जो है यहाँ क्या है ये देखिए, ये गर्भाशय है और यहाँ पर होता है अंडाशय या ओवरी, और ओवरी से अंडे का निर्माण यहाँ पर होता है सेकेंडरी oocyte का, जो फिम्बरी के द्वारा पकड़ लिया जाता है और फिर वहाँ पर कहा जाता है, यहाँ वेट करता रहता है ये स्पर्म के आने का। ओवम जो है वो कहाँ पर, सेकेंडरी oocyte कहाँ पर होता है? स्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर वेट करता रहता है ताकि इधर से इंसेमिनेशन यानी कि मैथुन के दौरान जो इंसेमिनेशन की प्रक्रिया होगी, मेल गैमेट के द्वारा स्पर्म को फीमेल के वेजाइना के थ्रू यूटेरस में डाला जाता है, तब ये यूटेरस से होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक? ओविडक्ट तक पहुँचते हैं। तो इसमें पहुँचने में कौन मदद करता है? एक तो गर्भाशय की दीवार में जो संकुचन होता है वो, और साथ ही साथ ओविडक्ट में जो सीलिया पाए जाते हैं वो, और उसके अलावा एक और चीज़ इसमें हेल्प करता है पहुँचने में, स्पर्म में टेल पाया जाता है या फ्लैजिला पाया जाता है इस तरह से, तो ये भी मूव करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से गर्भाशय के संकुचन, ओविडक्ट की सीलिया में लगातार माने गति, और साथ ही साथ स्पर्म की फ्लैजिलर मूवमेंट के फलस्वरूप यहाँ से कॉपुलेशन या मैथुन के दौरान मेल के द्वारा स्पर्म्स को डाला जाता है। तो ये स्पर्म्स कहाँ तक पहुँच जाते हैं? ओविडक्ट के एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पर पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर फिर यदि ओविडक्ट से ओवा या सेकेंडरी oocyte आ चुका है और फिर मेल गैमेट यहाँ पर जाता है या स्पर्म जाता है, तब इसका फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए दोनों का सेम समय पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। सेम समय मतलब एकदम एग्जैक्ट उसी समय पे नहीं, जैसे अंडे का विकास, अंडे का डेवलपमेंट होता है, जैसे ही ओव्यूलेशन होता है सेकेंडरी oocyte यहाँ से ओवरी से स्टमक यहाँ पर आता है स्थमस के जंक्शन पर, एम्पुला और स्थमस के, तो ये 24 घंटे तक जो है वो सर्वाइवल कर सकता है। इस 24 घंटे के दौरान में यदि स्पर्म पहुंच जाता है तब फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, नहीं तो फिर ये ओवा जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बाहर निकल जाता है। तो साइट ऑफ स्पर्म क्या हो गया? एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पर होगा। अराइवल ऑफ स्पर्म, इसमें हम इन पॉइंट्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। स्पर्म का आना, है ना, अराइवल ऑफ स्पर्म माने स्पर्म का गर्भाशय के अंदर आना या ओविडक्ट तक पहुंचना। अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte का ओविडक्ट तक पहुंचना। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, यहाँ तक स्पर्म पहुँच गया है, शुक्राणु पहुँच गया है, तो वो अंडाणु के लायक है कि नहीं है, उसके लायक बनने के लिए कुछ परिवर्तन शुक्राणु में होते हैं, उसको कहा जाता है कैपेसिटेशन। यानी इसमें एक्रोसोम इस तरह से पाया जाता है जिसके फलस्वरूप ये जो है इनएक्टिव होता है, तो इसको एक्टिव करने के लिए कुछ प्रक्रियाएँ पाई जाती हैं। यहाँ पर केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं इनमें, तो वो कहलाता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। एक्रोसोमल रिएक्शन, स्पर्म के यहाँ पर सेकेंडरी oocyte से टच होते ही जो परिवर्तन स्पर्म की ओवरी की दीवार में, सेकेंडरी oocyte की दीवार में जो परिवर्तन होते हैं उसको कहा जाता है कॉर्टिकल रिएक्शन।
है ना, एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोम के जो फलस्वरूप जो फटने से, एक्रोसोम के हटने के फलस्वरूप जो एंजाइम्स बाहर आते हैं वो कहलाता है एक्रोसोमल रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन, जो अंडाशय की माने सेकेंडरी oocyte की दीवार में या अंडे की दीवार में जो परिवर्तन होता है वो देखेंगे सेकेंडरी oocyte की दीवार में। उसके बाद स्पर्म की एंट्री किस तरह से होती है, और एंट्री होने के बाद दोनों के न्यूक्लियस में जो आपस में फ्यूज़न होगा उसको कहेंगे एम्फीमिक्सिस। तो इन पॉइंट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन की क्रिया, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न और जाइगोट का बनना कहलाता है फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, ओविडक्ट के एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पर साइट है, माने उसका फर्टिलाइजेशन जो है वो क्रिया होती है। अराइवल ऑफ स्पर्म्स का आना कैसे हो रहा है, यहाँ पर मैथुन के दौरान वीर्य या सीमेन में जो स्पर्म्स होते हैं वो मैथुन के दौरान यहाँ पर वेजाइना से सर्विक्स से होते हुए यूटेरस और यूटेरस से होते हुए ओविडक्ट तक पहुँचना जो है वो क्या कहलाता है, अराइवल ऑफ स्पर्म, है ना। तो वो स्पर्म को यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन जिम्मेदार है, यूटेरस की पेशियाँ और ओविडक्ट की जो सीलिया है वो, और साथ ही साथ स्पर्म के फ्लैजिला हैं, ये सब जिम्मेदार होते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। और स्पर्म क्या है, सीमेन के फ्लूइड में जो है वो तैरता रहता है और वही फ्लूइड जो है इसमें डाला जाता है, तो वो फ्लूइड में तैरते हुए ये स्पर्म टेल के माध्यम से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये इस वेजाइना में स्पर्म का डाला जाना, है ना, इजाकुलेशन के फलस्वरूप वेजाइना में स्पर्म्स का डालना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन या वीर्य सेचन कहलाता है। माने शुक्राणु का गर्भाशय में जो प्रवेश है वेजाइना के थ्रू वो कहलाता है वीर्य सेचन कहलाता है। उसके बाद पहुंच गया जब शुक्राणु यहाँ पर, तो सेकेंडरी चीज़ है अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte हम देख चुके हैं, यहाँ पर ओव्यूलेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप सेकेंडरी oocyte बाहर आता है और माइटोटिक डिवीज़न सेकेंड जो मियोसिस का मेटाफेज जो होता है वहाँ पर उसका विभाजन रुका रहता है, वो स्थिति कहलाता है सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte फिम्बरी के मूवमेंट के द्वारा और यहाँ ओविडक्ट की सीलिया, फिम्बरी और ओविडक्ट की सीलिया के मूवमेंट के फलस्वरूप इसको सिरिंज प्रोसेस के द्वारा इस तरह से सेकेंडरी oocyte को फिम्बरी के द्वारा पकड़ लिया जाता है और ये फिम्बरी जो है वो फिर फिम्बरी कहाँ पर पहुँच जाता है, इस एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पर पहुंच गया है। फिम्बरी और ओविडक्ट की सीलिया के मूवमेंट के फलस्वरूप ओवा जो है वो फिम्बरी के द्वारा पकड़ लिया जाता है सेकेंडरी oocyte, और ये भी स्थमस के जंक्शन, एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पर पहुंच गया। इधर से स्पर्म पहुंच गया और इधर से सेकेंडरी oocyte पहुंच गया, दोनों का पहुंचना जरूरी। उसके बाद जब पहुंच गया है स्पर्म, तो अब उसका होता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का एक्टिवेशन। स्पर्म में क्या पाया जा रहा है, देखिए सामने की ओर टोपीनुमा संरचना पाया जाता है, इसको कहा जाता है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम की उपस्थिति में ये स्पर्म जो है वो इनएक्टिव कंडीशन में होता है, और जैसे ही एक्रोसोम को हटाया जाता है, यहाँ पर गर्भाशय के द्वारा कुछ हार्मोन से सिक्रीट होते हैं जिसके द्वारा ये कैप को इसका हटा दिया जाता है। एक्रोसोम का जो कैप है यहाँ पर देखिए, एक्रोसोम का कैप हटा दिया जाता है, और एक्रोसोम के कैप हटते ही यहाँ पर एक्रोसोम में पाए जाने वाले 3 प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो स्रावित हो जाते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर आकर स्रावित हो जाते हैं, माने निकल पड़ते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो एंजाइम स्रावित होते हैं उनमें पहला होता है हाइलोरोनिडेज, दूसरा है कोरोना डाइजेस्टिंग और तीसरा है जोना पेलिसुडाको लाइसिन, है ना। तो तीनों एंजाइम जो होते हैं वो मिलकर यहाँ पर सेकेंडरी oocyte की जो दीवार होती है कोरोना, और यहाँ पर देखिए सेकेंडरी oocyte हम पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी oocyte की संरचना में बाहर से फॉलिकुलर सेल्स का एक लेयर होता है, ये लेयर कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कोरोना रेडिएटा। ये देखियो बाहरी लेयर क्या कहलाता है, कोरोना रेडिएटा। फिर नेक्स्ट जो अकोशिकीय दीवार, अकोशिकीय ये संरचना होता है उसको कहा जाता है जोना पेलिसुडा, और जोना पेलिसुडा के सबसे अंदर की ओर जो सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलिसुडा के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको कहा जाता है पेरीविटेलाइन स्पेस, है ना। और ये बीच में न्यूक्लियस होता है और ये साइटोप्लाज्म होता है। जैसे ही स्पर्म जो है वो ओवम के सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा में यहाँ पर पहुँचता है और स्पर्श होता है जैसे ही उसकी भित्ति से, वैसे ही यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte में फिर भी इसके केंद्रक में विभाजन होता है, ये कोशिका में विभाजन होगा और एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका बनेगी। तो बड़ी कोशिका जो होगी वो क्या होगी, ओवम होगी, और छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका बनेगी वो ओवम सेल बनेगी, और छोटी जो होगी वो पोलर बॉडी बन जाएगी। यहाँ पर मतलब मियोसिस डिवीज़न जो मेटाफेज में रुका
हुआ था, जैसे ही स्पर्म इसकी दीवार के पास में आता है और टच होता है उसका, वैसे ही इसमें सेकेंडरी oocyte में विभाजन हो जाता है और ये जो द्विगुणित सेकेंडरी oocyte था, है ना, द्विगुणित सेकेंडरी oocyte था, एक बड़ी एग सेल एन में और एक छोटी पोलर बॉडी एन में सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण कब होता है, ये प्रश्न यदि कभी पूछा जाए तो आपको क्या कहना है, ये कहाँ पर होता है, सेकेंडरी oocyte का सेकेंड पोलर बॉडी कब बनेगा, इसका सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कहाँ पर होगा, ये सेकेंडरी oocyte के अंदर में होगा, है ना, ओविडक्ट में सेकेंडरी oocyte के अंदर में। और कब होगा, जब स्पर्म का यहाँ पर एंट्री होगा, है ना, स्पर्म यहाँ से स्पर्श करेगा स्पर्म की दीवार, तब उसका जो है वो सेकेंडरी oocyte किस में बदल जाएगा, ओवम सेल में, और एक सेकेंड पोलर बॉडी बना लेगा। तो ये हो गया। सबसे पहले हम देखिए एक एक करके प्रोसेस को समझते हैं। एक्रोसोम के द्वारा 3 एंजाइम रिलीज़ हुए, है ना, यहाँ पर हम देख लिए कि ये इसका एक काट यहाँ पर दिखाया गया है। ये तो इसमें सबसे बाहर की ओर ये देखिए कोरोना रेडिएटा लेयर है ना, बीच में जो ये लेयर दिखाई पड़ रहा है आपको जोना पेलुसिडा का लेयर है, और जोना पेलुसिडा के नीचे की ओर ये जो लेयर है ये कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसका, सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे में कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, है ना, ये ऐसे कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जो सतह के नीचे स्थित होते हैं। तो एक्रोसोमल रिएक्शन तो हम देख चुके। सबसे पहले देखिए, जैसे ही माने एक्रोसोम का कैप जो है गर्भाशय की दीवार से कुछ स्रावित होते हैं, कुछ सिक्रीट होते हैं द्रव, जो इसकी कैप को हटा देते हैं। कैप को हटाने से जो एंजाइम है, 3 एंजाइम सिक्रीट हो जाते हैं। पहला एंजाइम जो होता है वो देखिए कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करता है, इसको कहेंगे कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एंजाइम जो होता है जोना पेलुसिडा को लाइसिन एंजाइम जो है वो गला देता है, ठीक है। और उसके बाद ये एंजाइम जो है इनकी रास्ते को क्लियर करते जा रहे हैं, यहाँ से कोरोना रेडिएटा में फ्यूज़ हो गया। कोरोना रेडिएटा किससे बना हुआ है, फॉलिकुलर सेल से बने होते हैं। तो फॉलिकुलर सेल्स जो है तो आपस में बंधे रहते हैं, तो फॉलिकुलर सेल्स को तोड़ने का कार्य करता है हाइलोरोनिडेज एंजाइम, और वो हाइलोरोनिडेज एंजाइम जो है वो कोरोना की सेल्स को, फॉलिकुलर सेल्स को अलग कर देता है, और फिर कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो अलग हुए जो फॉलिकल सेल्स हैं उनको भेदते हुए कहाँ पहुँच जाता है, जोना पेलुसिडा में पहुँच जाता है। और जोना पेलुसिडा में आकर फिर लाइसिन एंजाइम कार्य करता है और जोना पेलुसिडा को भी भेद कर पेनिट्रेट करके इस तरह से, और जैसे पेनिट्रेट करके यहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक, जोना पेलुसिडा के लेयर को पार कर लिया है। अभी इसमें एक्रोसोम में स्पर्म में बाहर की ओर एक्रोसोम नहीं है, सिर्फ इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जैसे ही ये जोना पेलुसिडा को पार करता है, एक्रोसोम जो है वो बढ़कर एक कोन का निर्माण करता है, एक आगे की ओर बढ़कर एक आउटग्रोथ के रूप में होता है, और उसी समय में अंडाशय में कुछ परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन को इतने जो सारे तीनों एंजाइम्स का सिक्रीट होना और एक्रोसोम का अंदर की ओर प्रवेश करना, एक्रोसोम का हट जाना और एंजाइम का रिलीज होकर स्पर्म के हेड रीजन का सेकेंडरी oocyte की भित्तियों को गलाकर अंदर पहुंचने तक की क्रिया कहलाती है एक्रोसोमल रिएक्शन। यानी एक्रोसोम के हटने के फलस्वरूप उनके एंजाइम्स के कारण जो oocyte की दीवार जो है वो भेदन करके स्पर्म जो है वो कहाँ तक पहुंच गया है, अब यहाँ पर सेकेंडरी oocyte की वॉल में है, अभी तक यहाँ पर इससे स्पर्श नहीं हुआ है। फिर कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, जैसे ही स्पर्म यहाँ पर एंट्री करता है, यहाँ से सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे की ओर बढ़कर एक फर्टिलाइजिंग कोन का निर्माण करती हैं, और ये फर्टिलाइजिंग कोन जो होती हैं उसी की से आगे की ओर ये एक्रोसोम का जो आउटग्रोथ है वो टच होता है। जैसे ही टच होता है, यहाँ पर के एक्रोसोमल ग्रैन्यूल, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दीवार से लग जाते हैं, और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा इसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के पाए जाने वाले जो एंजाइम हैं उनको कहाँ रिलीज़ कर देते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच का जो पेरीविटेलाइन स्पेस है ना, ये देखिए पेरीविटेलाइन स्पेस जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये स्पेस था पेरीविटेलाइन स्पेस। इसमें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के आने के फलस्वरूप इन एंजाइम्स के द्वारा एक लेयर बन जाता है इस तरह से। जैसे ही मैंने इसका दीवार टच हुआ, इस तरह से चारों तरफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, और एक कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है वो एक लेयर का निर्माण कर देते हैं, और ये लेयर कहलाता है फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन का निर्माण कर दिए
और कॉर्टिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कैल्शियम आयन की उपस्थिति में अपने द्रव को कहाँ डाल देते हैं, पेरीविटेलाइन स्पेस में, और एक मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। अब फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का कार्य क्या है कि और कोई भी स्पर्म जो है वो इसमें एंट्री न कर सके, माने पॉलीस्पर्मी को रोक देता है। माने केवल एक स्पर्म ही, करोड़ों की संख्या में स्पर्म जो है वो डाले जाते हैं, लेकिन केवल एक स्पर्म ही इसमें अंडे को भेद कर अंदर की ओर, सेकेंडरी साइड को भेद कर अंदर प्रवेश करता है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि जैसे ही ये जोना पेलुसिडा के लेयर पर आता है, वैसे ही इसमें कॉर्टिकल रिएक्शंस होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टच होते ही ये डीपोलराइज्ड हो जाते हैं और इसमें सोडियम के चैनल खुल जाते हैं और कैल्शियम आयन जो है वो अंदर की ओर आने लगते हैं, और ये कैल्शियम आयन इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को एक्टिवेट करते हैं, और ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फिर फटकर अपने एंजाइम्स को कहाँ डाल देते हैं, पेरीविटेलाइन स्पेस में, और ये पेरीविटेलाइन स्पेस एक मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं, और वो मेम्ब्रेन कहलाता है फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। और यही फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन और अन्य किसी भी स्पर्म को अंदर आने से रोक देते हैं, और फिर धीरे से इनके दोनों के आपस में फिर दोनों का क्या हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टच होते हैं और वहाँ से फ्यूज़न होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के फ्यूज़ होकर आपस में एक हो जाते हैं, और ये न्यूक्लियस जो है वो स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर की ओर प्रवेश कर गया, है ना। तो कॉर्टिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का निर्माण हुआ, और स्पर्म का न्यूक्लियस, स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेकेंडरी ओसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ हुए, और उसके बाद स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो अंदर आ गया। अब स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर आया तब तक क्या हो गया था, यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट में डिवीज़न हो गया था, है ना। जो मियोसिस रुका हुआ था मेटाफेज में वो हो गया था, और ओवा का निर्माण हो चुका है। यहाँ पर ओवम जो है वो वेट कर रहा है स्पर्म का। अब ये स्पर्म के न्यूक्लियस जैसे ही यहाँ पर आते हैं, स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस में प्रवेश करके स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होते हैं और वो जाइगोट का निर्माण करते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ हो गई, सेकेंडरी oocyte के अंदर में हुई। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्पर्म की एंट्री कैसे हुई, फर्टिलाइजिंग कोन के बनने के द्वारा हुई। फर्टिलाइजिंग कोन कहाँ पर बना, सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और फिर यहाँ पर दोनों में स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजिंग और ओवम के द्वारा फर्टिलाइजिंग हार्मोन और स्पर्म के द्वारा एंटी फर्टिलाइजिंग स्रावित किया जाता है, और दोनों में आपस में रिएक्शन होता है, और एक सेम स्पीसीज़ का और स्पर्म को है जो एक्सेप्ट किया जाता है। और यहाँ पर स्पर्म के एंट्री करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। तो स्पेसिफिक स्पर्म जिसका रिसेप्टर जो है वो मैच करता है, वही स्पर्म जो है वो एंट्री करता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, स्पर्म की एंट्री फर्टिलाइजिंग कोन के माध्यम से हुई। फिर एम्फीमिक्सिस किसको कहा जाता है, दोनों के न्यूक्लियस का मिलना, यानी जेनेटिक मटेरियल का आपस में फ्यूज़ होकर एक नई कोशिका का निर्माण करना क्या कहलाता है, एम्फीमिक्सिस कहलाता है। तो ये एम्फीमिक्सिस मतलब दोनों के केंद्रक के फ्यूज़न की प्रक्रिया एम्फीमिक्सिस, उसकी फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। तो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ, सेकेंडरी oocyte के अंदर में दोनों मेल और फीमेल न्यूक्लियाई या प्रोन्यूक्लियाई आपस में मिले और एक नए न्यूक्लियस का निर्माण की एक नई कोशिका बनी, उसको कहते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट या युग्मनज जो है वो परिवर्धित होकर एक पूरी भ्रूण का, माने यूटेरस की दीवार पर यहाँ पर जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, फिर मूव करके ये यहाँ पर एंडोमेट्रियम की जो वॉल मोटी हो चुकी रहती है उसमें आकर लगता है, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये हम जब एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ाएंगे तब अच्छे से बताएंगे कि जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण किस तरह से होता है, गर्भाशय की दीवार में किस तरह से ये लगता है, और फिर आगे बच्चे का विकास कैसे गर्भाशय के अंदर में होता है और उसका पोषण किस तरह से होता है। तो आज हम फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या देखें, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। साइट कहाँ पर है, एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पर है। अराइवल ऑफ द स्पर्म क्या है, स्पर्म का आना इंसेमिनेशन कहलाता है। और फिर उसका मूवमेंट करके यहाँ पर जो एक्टिवेशन होता है स्पर्म का वो कहलाता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन के कारण एक्रोसोम जो है वो नेकेड हो जाता है और एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, और एंजाइम के रिलीज़ होने से ये सेकेंडरी oocyte की वॉल को पेनेट्रेट करके यहाँ तक पहुँचते हैं, कोरोना रेडिएटिंग और हाइलुरोनिडेज जो है वो फॉलिकल सेल्स को अलग करते हैं। फिर उसके बाद कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम इसको पेनेट्रेट करते हैं, लाइसिन जो है वो जोना पेलिसुडा को पेनेट्रेट करते हैं, और फिर यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में आकर पहुँचते ही क्या होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, और कॉर्टेक्स कैल्शियम आयन जो है वो कैल्शियम यहाँ पर जैसे ही टच होता है डीपोलराइजेशन होगा,
oocyte सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन में सोडियम चैनल खुल जाएंगे और कैल्शियम आयन जो है वो आकर अंदर की ओर आकर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से डाइजेस्टिव जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं वहाँ जाकर एक नई मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। उसे कहा जाता है फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, जो कि पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं, एक ही स्पर्म को अंदर आने देते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजिंग कोन के माध्यम से कोन के पास में दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूज़न होगा। मेल न्यूक्लियस जो है वो अंदर की ओर आएगा और फिर यहाँ जो सेकेंडरी oocyte का जो विभाजन हो चुका है एक एग में और एक सेकेंड पोलर बॉडी में, तो एग जो है वो इसके एक का जो प्रोन्यूक्लियाई है वो स्पर्म की प्रोन्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज़ होकर जाइगोट का निर्माण करेंगे और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ये हो गया फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें थी। हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एम्ब्रियोजेनेसिस।